गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पिछले अध्याय नहीं, इसी चैप्टर का जो है कि पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे शैशवावस्था और गर्भावस्था के बारे में जानकारी मिला था। हम लोग जो है उसी में जो है कि बाल्य अवस्था में से 2 बाल्य अवस्था भी पढ़ चुके थे। एक था प्रारंभिक बाल अवस्था और दूसरा था उत्तर बाल अवस्था। तो ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे चलते हैं बाल अवस्था का प्रत्यय, है ना। तो यहाँ से हम लोग ना समय को बर्बाद करते हुए, समय को भी ध्यान रखते हुए और बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आप लोग को यदि अच्छा लगे पढ़ने में तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा ना लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा, चलेगा, सब चलेगा, जैसा भी हो। सामान्यतः विकास की शैशवावस्था और प्रौढ़ व्यवस्था के बीच की जो अवस्था होती है बाल्य अवस्था कहलाती है। यहाँ पर देखिए सामान्यतः लिखा हुआ है विकास की शैशवावस्था जो हम लोग कल पढ़ चुके थे, और प्रौढ़ व्यवस्था मतलब क्या है, जो 19 साल के बाद होती है उसे प्रौढ़ व्यवस्था कहा जाता है। उसके बीच की जो अवस्था होती है उसे जो है कि क्या कहा जाता है, उसे जो है बाल्य अवस्था कहा जाता है। अगर हम भारत के प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को देखें, भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसे यदि हम लोग देखें तो बाल्य अवस्था 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। मतलब बाल का जो बच्चा जो बाल्य अवस्था जो है वो 6 वर्षों से प्रारंभ होती है। यदि भारत की संस्कृति और सभ्यता को यदि देखें तो 12 वर्ष की आयु की यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 12 वर्ष की आयु तक मानी जाती है, और जो है कि 12 वर्ष तक मानी जाती है, जो हम लोग कल जो है इसमें बात कर चुके थे, जिसमें बालकों में आधारभूत मूल्यों एवं कौशलों की आधारशिला रखी जाती है। ये मूल्य बालकों को उसके परिवार से संस्कार के रूप में प्राप्त होते हैं। इसी में जो है कि बच्चे जो है कि संस्कार के रूप से बहुत सारे चीज़ों को जो है कि सीख पाते हैं। ये सीखने का समय होता है और बच्चों के द्वारा जो है सीखा जाता है। ब्लेयर जॉन्स तथा ये सब जो है राइटर है ने बाल अवस्था का परिभाषित करते हुए लिखा है कि बाल्य अवस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण हो जाता है। आप भी इसमें कोई राइटर की भी आवश्यकता नहीं, बिना राइटर का भी हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग का जो है सर्वाधिक विकास जो है एक बच्चा का सर्वाधिक विकास उसी समय काल में होता है। तो इसलिए जो है कि इन राइटरों ने जो है लिखा, ये भी लिखा है तो अच्छी बात है, लिखा है तो, लेकिन हम लोग के सारे लोगों को ये पता है कि इस अवस्था में जो है कि किस तरह से जो है कि हम लोग जो है कि सीखते हैं। तो यहाँ पर राइटर लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बीएड के लिए, जो है कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट है कि राइटर लोग, इसलिए जो है राइटर का जो है नाम जो है कि याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ब्लेयर है, जॉन्स है और सिम्प्रसन, ये जो है 3 राइटर है। तीनों राइटर ने मिलकर कहा कि इस अवस्था में बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कि सीखते हैं। किस अवस्था में? बाल्य अवस्था में। निर्माण का उत्तरदायित्व माता पिता, शिक्षक और समाज पर होता है। जैसे ही हम लोग जानते हैं बच्चा जब जन्म लेता है उस समय से ही अपना परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में कौन होते हैं? माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी का होते हैं, काका काकी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, इन लोग होते हैं। और उसके बाद जब बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और जो है उम्र थोड़ी बड़ी हो जाती है तो हम लोग उसे जो है कि स्कूल में छोड़ देते हैं, मतलब स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने लगते हैं। तो इसका जिम्मेवारी, सेकंड जिम्मेवारी किसके पास आ जाता है? इसके बाद जो है परिवार के बाद जो जिम्मेवारी आता है वो शिक्षक पर आ जाता है। वो जिम्मेवारी जो है शिक्षक के पास आ जाता है। मतलब क्या है? समाज। उसके बाद समाज, और समाज में रहेगा, समाज के साथ वो बहुत कुछ सीखेगा। समाज के लोग जो देखेगा, जिस प्रकार से कार्य करते हैं उस प्रकार से लोग जो है उनसे सीखना जो है प्रारंभ करेंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि माता पिता, शिक्षक और समाज, इतने लोग से जो बच्चा जो है कि शुरुआती शिक्षा और वहाँ से जो है कि पूरा का पूरा, और समाज जो है कि ज़िंदगी भर सिखाता है। समाज ही एक ऐसा चीज़ है जो ज़िंदगी भर जो है एक बच्चे को सिखाते रहता है, क्योंकि समाज ही उसके साथ अन्याय करता है, समाज ही उसके साथ न्याय भी करता है समाज ही उसे आगे बढ़ाता है और समाज ही उसे पीछे भी कर देता है। समाज ही उसे आगे बढ़ने से रोकता भी है, तो समाज के कुछ लोग उसे आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयास भी करते हैं। मतलब समाज के जो है कि विभिन्न वर्ग जो है एक इंसान को आगे बढ़ाने के लिए, एक बच्चे को आगे बढ़ा करने के लिए, निर्माण करने के लिए या तो योगदान देता है या तो उसे नष्ट करने का प्रयास करता है, उसे बर्बाद करने का भी चेष्टा जो है यही समाज ही करता है। तो मतलब समाज जो है कि नेगेटिव भी हो सकता है और समाज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है। समाज
दोनों हो सकते हैं। और यदि बच्चा समझदार निकल गया तो समाज नेगेटिव भी हो जाए तो भी उसे जो है पॉजिटिव बनाकर काम किया जा सकता है, ऐसा जो है किया जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर हम यही करना चाहते थे, फोटो को थोड़ा सा अंदर लेना चाहते थे तो ये अंदर हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो उत्तरदायित्व होता है निर्माण का वो किसके किसके पास होता है, माता पिता और शिक्षक और समाज पर होता है। जैविक परिभाषा के अनुसार जन्म से लेकर किशोरावस्था के बीच की जो अवस्था होती है बाल्य अवस्था कहलाती है। मतलब ये जो किशोरावस्था की व्यवस्था जो है वो बाल्य अवस्था के ही जो है नाम से जाना जा सकता है। कानूनी परिभाषा के अनुसार वह व्यक्ति जिसकी आयु पड़ोड़ की आयु से कम होती है, मतलब 19 साल से कम होता है, बालक कहलाता है, उसे जो है हम लोग बालक कहते हैं। लेकिन कानून की व्यवस्था से 18 वर्ष में हम लोग जो है उम्र को मतलब एक प्रकार से हम लोग जो है कानूनी के लिए प्रौढ़ हो जाते हैं, लेकिन हम लोग का जो है कि 18-19 वर्ष तक जो है कि ये जो है किशोरावस्था भी चलता है। तो यहाँ पर जो है आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अब क्या होता है। अब यहाँ पर जो अभ्यास प्रश्न है 11 नंबर का और 12 नंबर का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग करना है। विकास की डैश और डैश के बीच जो अवस्था होती है बाल्य अवस्था कहलाती है। तो कौन कौन सी अवस्था होती है तो ये आप तो आराम से बता सकते हैं। भारत के प्राचीन संस्कृति परंपरा के अनुसार बाल्य अवस्था डैश वायु से प्रारंभ होकर, मतलब जो है बाल्य अवस्था कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक खत्म होती है, जो हम लोग अभी कुछ देर पहले ही पढ़े हैं उसे हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये आप लोग का होमवर्क की तरह रहा, तो ये आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के द्वारा निर्मित विभिन्न बाल अवस्थाओं के परते। विभिन्न सामाजिक व्यवस्था के द्वारा निर्मित बाल अवस्था के परते। प्रत्येक बालक किसी न किसी समाज में जन्म लेता है। कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा यदि जन्म लेगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में, किसी समाज में ही तो जन्म लेगा, कहीं ना कहीं जन्म लेता है। अतः उस समाज एवं समाज की संस्कृति का बालक के व्यवहार एवं व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का समाज होता है, जिस प्रकार के समाज में वो जन्म लेता है, जिस प्रकार के परिवार में बच्चा जन्म लेता है, उस प्रकार का जो है कि उसके पास जो है वैसा ज्ञान होता है, उस प्रकार का व्यवहार बच्चा करता है। बाल अवस्था का प्रत्यय विभिन्न समाओं, जो यहाँ पर समाजों लिखा हुआ है जी, समाजों में विभिन्न है। भिन्न मतलब अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए कोई जो है झारखंड का बच्चा है तो झारखंड का अलग है, दिल्ली का देखिएगा तो दोनों में अंतर है, दिल्ली और झारखंड का मिलाइएगा तो अलग अलग हो जाएगा, बिहार और झारखंड का मिलाइएगा तो अलग अलग, उत्तराखंड और बिहार का मिलाएंगे तो बच्चों में जो है अलग अलग, क्योंकि समाज का जो है हर समाज जो अलग अलग होता है तो उस प्रकार के बच्चे का विकास भी जो है अलग अलग प्रकार से होता है। बालक के व्यवहार एवं व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ता है। बाल अवस्था का प्रत्यय विभिन्न समाजों में विभिन्न है। यहाँ पर हम विभिन्न सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के द्वारा निर्मित विभिन्न बाल अवस्था के प्रत्यय के विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो अब देखिए क्या क्या है। पॉइंट नंबर 1 में है उपेक्षित वर्ग। उपेक्षित वर्ग, कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिसे उपेक्षित वर्ग के नाम से जाना जाता है। अब उपेक्षित वर्ग कौन कौन है यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे और चर्चा करेंगे। इस वर्ग में वे बालक आते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े होते हैं। ऐसे बालक आते हैं जिसमें जो है या वो बालक जो है कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े होते हैं, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बालक आदि। ऐसे समाज में बाल अवस्था का प्रत्यय वास्तविक तौर पर उपस्थित नहीं होता। ऐसे बालक प्रायः गरीब एवं वंचित परिवार से आते हैं। बहुत जो है कि गरीब और वंचित, मतलब कि उसके पास जो है साधनों का अभाव होता है। अतः इन बालकों को अपने परिवार की आर्थिक मदद करने हेतु बाल श्रमिक के रूप में किसी दुकान या फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। इसके बाद यदि उसके परिवार में खाना पीने के लिए, रहने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, मकान रहने के लिए नहीं है, मतलब विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, तो उसका जो बच्चा होता है वो स्कूल ना जाकर किसी फैक्ट्री में जाता है, किसी चाय की दुकान में जाता है, किसी होटल में जाता है, कहीं जाता है और वहाँ पर जो है काम करने लगता है। 1000, 2000, 5000 रुपया में काम करके जो है कमाई करने लगता है। ये जो होता है ना, जिसके घर में कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, तो मजबूरी में स्कूल छोड़कर वो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, काम करने के लिए। उसे जो छोटे उम्र में करने लगा तो उसे जो हम लोग बाल मजदूरी के नाम से जानते हैं या बाल श्रमिक के रूप में कहते हैं। जो 14 वर्ष से कम, है ना, 16 वर्ष के कम तक जो वर्ग बच्चे जो काम करते हैं उसे बाल मजदूरी के रूप में माना जाता है। श्रमिक, बाल श्रमिक के रूप में किसी दुकान या फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। इन बालकों को स्कूल एवं
शिक्षक के प्रति मनोवृत्ति नकारात्मक होती है, मतलब जो कभी स्कूल गया नहीं तो स्कूल के शिक्षक को क्या वो इज्जत करेगा या किसी व्यक्ति को ये क्या इज्जत करेगा, इसलिए नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। इनकी संज्ञानात्मक समस्याएं गंभीर होती, स्कूल में इनका नामांकन दर कम तथा उच्च ड्रॉप आउट होते हैं। या ड्रॉप आउट मतलब क्या होता है कि उच्च ऊंचाई मतलब कि जैसे 2 क्लास को पढ़ के छोड़ दिया, कोई 10 क्लास पढ़ के छोड़ दिया, कोई डिग्री में पढ़ना छोड़ दिया, ये जो है कि एक प्रकार से ड्रॉप आउट कहलाता है, मतलब पूर्ण शिक्षा अध्ययन जो है नहीं कर पाए, इसे ड्रॉप आउट कहा जाता है। इन बालकों में साधारण आकांक्षाएं होती है व हीन भावना पाई जाती है, इसमें अभिप्रेरणा का नितांत अभाव होता है तथा दूरदर्शिता की कमी पाई जाती है। ऐसे बालक क्या लिखा हुआ है, अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसकी जैसे देख यहाँ पर अनौपचारिक भाषा मतलब क्या, ऐसी भाषा का जो प्रयोग करते हैं जो आपको सुनने लायक नहीं होता है, मतलब गाली गलौज का जो है प्रयोग करते हैं, गलत भाषाओं का प्रयोग करते हैं, गलत गलत बातों को बोलते हैं। इसी बात को यहाँ पर बोला गया है। लिंग दृष्टिकोण, यहाँ पर देखते हैं लिंग दृष्टिकोण, मतलब लिंग दृष्टिकोण में क्या होता है। तो लिंग दृष्टिकोण यहाँ पर आप जानते ही हैं, लिंग मतलब क्या होते हैं, बालक बालिका, है ना, मतलब क्या है, लड़का लड़की, और यही लिंग दृष्टिकोण है। तो लिंग दृष्टिकोण से देखते हैं लड़का और लड़की का क्या विकास है। लिंग दृष्टिकोण, हमारे समाज में बालक और बालिका, बालक मतलब क्या है, लड़का है, बालिका मतलब क्या है, लड़की है। हमारे समाज में बालक और बालिका में भेद करना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर नियंत्रण चला आ रहा है, मतलब हमारे समाज में थोड़ा सा भेदभाव जो है लड़का और लड़की में होता आया है। यद्यपि भारतीय संविधान में पुरुष व स्त्री का समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन भारत का जो संविधान है उसमें जो है लड़का हो या लड़की हो या कोई धर्म का हो, किस जाति का हो, वो नहीं पूछता, सबको जो है एक समान अधिकार दिया गया है। फिर भी भारतीय समाज में लिंग भेद विद्यमान है, मतलब उसके बावजूद भी जो है कि भारतीय समाज में जो है भेद जो है किया जाता है, लड़का और लड़की के रूप में भेद किया जाता है। हमारे समाज में एक बालिका की बाल अवस्था का प्रत्यय एक बालक की बाल अवस्था के प्रत्यय भिन्न होता है, मतलब एक लड़की और एक लड़का का जो बाल्य अवस्था होता है उसमें विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि किसी का जो है कि यदि भेदभाव किया जा रहा है तो किसी को उच्च दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, किसी को हीन दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली है कि भेदभाव तो होगा ही। भारतीय समाज में बालकों को बालिकाओं की तुलना में हर क्षेत्र में प्राथमिकता, मतलब जो लड़के होते हैं उसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, उसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और लड़की को कम। परिवार में बालक का जन्म होने पर जहां खुशियां मनाई जाती है, अभी फिलहाल ऐसे जागरूकता के कारण से जो है लड़की का भी जन्म होने से जो है कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है कि जो किताब में लिखा हुआ है उसके अनुसार यदि देखा जाए तो बालक का जब जैसे ही जन्म होता है तो जो है कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाता है, और लड़की का जन्म होता है तो उसमें थोड़ा सा कम खुशियाँ मनाया जाता है। बालकों की बालिकाओं की तुलना में हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाती है। परिवार में बालक का जन्म होने पर जहां खुशियां मनाया जाता है, वहीं बालिका के जन्म होने पर उसको बोझ के रूप में माना जाता है, मतलब लड़की को जो बोझ समझा जाता है। भारत सरकार द्वारा लिंग निर्धारण का प्रतिबंधित कर दिया गया है, और इसके बाद है तथा ऐसा करना कानूनी तौर पर अपराध है, मतलब यदि लड़का और लड़की के रूप में यदि भेदभाव किया जाएगा तो कानून के दृष्टिकोण से जो है अपराध है, और इसमें जो है कार्रवाई किया जा सकता है, सजा मिल सकता है, इस प्रकार की जो है कि कानूनी प्रक्रियाएं से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए किसी प्रकार से लड़का और लड़की में भेद नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इस भेद को करते हैं। कानूनी तौर पर अपराध है। फिर कुछ चिकित्सक देखिए बहुत सारे जो ऐसे चिकित्सक होते हैं, मतलब डॉक्टर होते हैं, जो ये जन्म लेने से पहले ही बता देते हैं आपके पेट में जो बच्चा है वह लड़का है या लड़की है। उसके बाद जो है कि कभी कभी ऑपरेशन जो है कि द्वारा जो है ऑपरेशन करके जो है बच्चा को जो है कि निकाल फेंकवा दिया जाता है, मरवा दिया जाता है, मार दिया जाता है, भ्रूण, जिसे हम लोग जो है भ्रूण हत्या के नाम से जानते हैं, मतलब माँ के पेट से ही बच्चा को मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। तो ऐसा जो है कुछ डॉक्टर भी जो है करते हैं। कुछ चिकित्सकों की मदद से माता पिता जन्म से पूर्व ही लिंग निर्धारण कराकर बालिका को जन्म लेने से पहले ही, मतलब लिंग निर्धारण मतलब ये देख लेते हैं चेक करके, किसी डॉक्टर के माध्यम से जो चेक कर लेता है, और चेक करने से पता चलता है कि जो पेट में जो पल रहा है वो लड़का है या लड़की है, और जब पता चलता है ये लड़की है तो फिर उसे जो है कि मार दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है, उसे जो है भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता है। लिंग निर्धारण कराकर बालिका को जन्म लेने से पहले ही गर्भ में समाप्त कर देते हैं। यही कारण है कि वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार, जो 2011 का जनगणना उसके अनुसार लिंग अनुपात 1000 पुरुषों में 914 1914, मतलब 914, 1000 यदि पुरुष है तो उसमें से 914 जो है महिला है, मतलब 1914 जो है महिला, 914 महिला है, 1000 पुरुष में 914 जो है महिला है, जो कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुषों पर 19 मतलब जो
2001 था, 2001 के समय में जो है पुरुष के जो 1000 मान लीजिए पुरुष है तो उसकी अपेक्षा जो है आप देखिएगा तो महिलाओं की संख्या 927 महिला थी। इसी प्रकार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जहां पर पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 है, मतलब 82.14% है, वही महिलाओं का साक्षरता दर मतलब पढ़ाई लिखाई की जो साक्षरता दर है उसे कहा जाता है जब पढ़ने में जो मतलब जो भाग लेते हैं उसमें निकाला जाता है साल भर का, तो 10 साल में सब निकाला जाता है, उसमें जो है कि यहाँ पर देखा जाता है तो जो 2011 के समय में पुरुषों की जो साक्षरता दर है उसमें 82.14 है और वहीं जो है महिलाओं की साक्षरता दर है 65.46% है, क्योंकि अधिकांश माता पिता आज भी बालिकाओं को पराया धन समझते हैं। आज भी जो है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो लड़की को जो है पराया धन समझते हैं, इसी कारण से उसके पीछे जो है उसके लिए जो है कि शिक्षा के खर्च नहीं करना चाहते, उस पर जो है किसी प्रकार का ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं पराया धन है तो ये जो है पराये घर चल जाएगी तो फिर इससे खर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसी कारण से ज़्यादा धन खर्चा करना नहीं चाहते हैं। महिला साक्षरता दर 65.46% है, क्योंकि अधिकांश माता पिता आज भी बालिकाओं को पराया धन समझते हैं और उन्हें कोई लाभ नहीं होगा ऐसा सोचकर बालिकाओं को शिक्षा पर व्यय करना व्यर्थ समझते हैं, मतलब पैसा कम खर्चा करता है। हमारे समाज में जहां बालक पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है वहीं बाल अवस्था में ही बालिकाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे घर के काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, छोटे भाई के बहन मतलब बहन के देखभाल करना आदि कार्यों में अपने माता पिता की मदद करें। मतलब क्या है कि जैसे ये एक लड़का है वो जो है कि बाल अवस्था में स्कूल जाने की बहुत अपेक्षा रखते हैं कि बच्चा स्कूल में जाएगा, अच्छा पढ़ाई करेगा, वहीं पर एक लड़की पर देखा जाता है कि ये जो है कपड़े धोना, छोटे भाई का देखभाल करना, माता पिता को जो है किसी काम में जो है कि मदद करना, इस प्रकार की अपेक्षा की जाती है एक परिवार से। ये जो है बहुत कम परिवार है लेकिन इस प्रकार की अपेक्षा की जाती है। अपने छोटे भाई बहन का मतलब बहन की देखभाल करना आदि कार्यों में अपने माता पिता की मदद करे। अतः इसी भेदभाव के कारण बालिकाओं के व्यक्तित्व समुचित विकास नहीं हो पाता और इसके कारण से जो है कि लड़की जो है लग जाती है पूरे काम धंधा में, तो इसी कारण से जो है कि घर के काम घरेलू काम के लिए लग जाती है तो उसका जो है कि संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी रह जाती है, मतलब उसे जो है थोड़ा आत्मविश्वास की जो है कमी रह जाती है। परिवार द्वारा किए जाने वाले इस लिंग भेद के कारण ही बालिकाओं का नामांकन दर कम, ड्रॉप आउट रेट बालकों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग देखते होंगे जब लड़की का जब शादी हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाने के लिए पूरी तरह छुड़वा देते हैं, इसे भी ड्रॉप आउट के नाम से ही जाना जाता है। तथा बालिकाएं न केवल शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाती है और जो बालिकाएं जो है बहुत कम शिक्षित हो पाती है, ज़्यादा नहीं शिक्षित हो पाती है और ये जो है एक प्रकार से वंचित ही हो जाती है शिक्षा से, बल्कि अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी ग्रसित हो जाती है और बहुत सारी जो है कि स्वास्थ्य समस्या मतलब हेल्थ में जो है प्रॉब्लम होता है, जैसे एनीमिया मतलब क्या होता है? एनीमिया मतलब शरीर में जो खून की कमी हो जाती है उसे एनीमिया कहा जाता है, खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। तो लड़कियों में जो है ये बीमारी जो है कि ये भी हो जाती है। कुपोषण मतलब सही खान पान न कारण सही खान पान ना मिलने कारण से कुपोषण का शिकार भी हो जाती है। अब देखते हैं विकलांग बालक, अब तो दिव्या। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, इस श्रेणी में प्रायः मानसिक रूप से मंद बालक, दृष्टि दोष से ग्रसित बालक, भाषा दोष में ग्रसित बालक, श्रवण संबंधी दोष में ग्रसित बालक आते हैं। इन बालकों के लिए बाल्य अवस्था का प्रयत्न सामान्य बालकों की तुलना में भिन्न होता है। ऐसे बालक में एक अनुपयुक्त आत्म पर विकसित हो जाता है जिसके कारण उसके व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। साथियों के द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, कुछ ऐसे बालक होते हैं जो थोड़ा सा दिव्यांग होते हैं, है ना। दिव्यांग होने के कारण से जो है उसे जो है कि कुछ प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम का जो है कि लोग जो उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं और प्रॉब्लम का जो मजाक के रूप में लेते हैं, उसे जो मजाक के तरह किया जाता है और मजाक करने के कारण से जो बेचारा परेशान होकर कभी कभी अपना पढ़ाई छोड़ देता है, ड्रॉप आउट कर लेता है, अपने आप को जो कॉलेज में नहीं जाता है, अपने आप को जो है कि एक प्रकार से हीन दृष्टिकोण से देखता है, अपने आप को जो है बहुत बुराई जो है सोचने लगता है। इस प्रकार की स्थिति हो जाती है, किसमें हो जाती है? एक जो है कि दिव्यांग जो बालक होते हैं, है ना, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके कारण से जो है कि विकास जो है उनका व्यक्तिगत तो विकास जो है नहीं हो पाता है। साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने के कारण ऐसे बालक की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा से अलग रखा जाता है। ऐसे विद्यार्थी को जो है कि सामान्य कक्षा से अलग रखा जाता है जिससे उसमें अवांछित सामाजिक
शील गुण विकसित होने की संभावना ज़्यादा रहती है और इन लोगों को जो है कि अलग रखकर दूसरा क्लास चलाया जाता है और ख़ास करके ऐसे बच्चे हर जगह नहीं पाए जाते, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं तो जिसका जो है कि मजाक उड़ाया जाता है, जो एक तरह से शोभनीय नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना चाहिए। अब देखिए मानसिक रूप से मंद बालकों, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जो मानसिक रूप से मंद होते हैं, मतलब उतना बुद्धिमान नहीं होता है, विकास नहीं कर पाता है, दिमाग उसका जो है कि विकास नहीं कर पाता है। बालकों में शारीरिक कद सामान्य बालकों की तुलना में भिन्न होता है। सामान्य बालकों की तुलना में बौद्धिक क्षमता कम होती है। ऐसे बालक जो मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं उसकी जो है कि शारीरिक भिन्नताएं होती है, साथ में जो है कि बौद्धिक क्षमता में भिन्नताएं होती है। ऐसे बालक समाज और परिवार के लोगों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालकों का संज्ञानात्मक विकास अनुपयुक्त होता है तथा भाषा विकास में भी बहुत कम हो पाता है। इन बालकों की उचित अनुचित, देखिए यहाँ पर बोला है इन बालकों को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है और ऐसे जो मंद बुद्धि थोड़े से बालक होते हैं जो थोड़ा दिमाग से कमज़ोर होते हैं, उसे जो है कि उचित क्या है अनुचित क्या है उसमें जो है कि ज़्यादा वो सोच नहीं पाते, उसमें जो है ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चे को भी जो है हम लोग को जो है कि एक प्रकार से सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसे जो मजाक का लेना चाहिए कि तुम जो है कि याद नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे लोग जो है हाइट देखने के बाद, कुछ लोग का जो हाइट लंबा होता है लेकिन उस प्रकार का उसका दिमाग जो है विकसित नहीं हो पाता है, तो लोग क्या करते हैं उसमें जो है कि बहुत सारा कमेंट करना लगता है और कमेंट के कारण से वो जो है कभी कभी जो है अलग अलग कदम उठा लेते हैं, ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि उसे जो है नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मजबूर होकर वो जो है कि उठा लेता है। इसी कारण से हमें जो है कि अपने आसपास के यदि ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, कोई बालक हो, कोई बच्चा हो, तो उसे हम लोग को जो है कि एक प्रकार से सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उस पर जो है कमेंट पास करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं दृष्टि दोष से ग्रसित बालक। बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जैसे दृष्टि दोष भी होता है। तो दृष्टि दोष से ग्रसित बालक को देखिए यहाँ पर क्या होता है। दृष्टि दोष से ग्रसित बालकों को दो वर्गों में रखा जाता है। एक अंधे बालक, निम्न दृष्टि वाले बालक, मतलब यहाँ पर दो चीज रखा गया, दो भाग में बांट दिया गया दृष्टि दोष को। एक होते हैं अंधे बालक, मतलब कि देख नहीं पाना। दूसरे होते हैं निम्न दृष्टि वाले, मतलब कि देख पाता है लेकिन बहुत ही कम देखने वाले बालक। अंधे बालक या तो जन्म से ही अंधे होते हैं, कुछ ऐसे बालक जो है जन्म से ही अंधे होते हैं, या जन्म के बाद किसी बीमारी की दुर्घटना के कारण वे अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। मतलब क्या है कि जन्म के साथ ही अंधा हो गया, या तो फिर जो है किसी बीमारी के कारण जो है, या बीमारी के कारण से जो है अंधेपन का शिकार हो गया। तो ये भी जो है कि मतलब कि एक प्रकार से दोष हो जाता है, उसका शरीर में जो है कि एक प्रकार का दोष हो जाता है, मतलब कि दृष्टि जो है कि ठीक से देख नहीं पाता है, या तो फिर जो है पूरी तरह से देख नहीं पाता है, या जन्म के बाद किसी बीमारी की या दुर्घटना के कारण वे अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। दृष्टि दोष से ग्रसित बालकों को सीखने की क्षमता प्रभावित होती है, और जब आंख में जब रोशनी नहीं है, देख नहीं पाता है, तो उसे जो सीखने में थोड़ा बाधा होती है। अंधे बालकों को विशेष पद्धति द्वारा पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। जैसे हम लोग ब्रेन लिपि के बारे में जो है कि हम लोग सुनते हैं, उस लिपि का ही जो है उपयोग बहुत बार किया जाता है। लेकिन निम्न दृष्टि वाले बालक को जिसको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है की समस्याओं को अंधे बालकों की तुलना में अधिक गंभीर होती है। जैसे देखिए, लेकिन निम्न दृष्टि वाले बालकों की समस्या अंधे बालकों की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं। इन लोगों को जो है कि जो उसको दिखाई नहीं देता उसे तो समझ भी आता है, और जिसको हल्का हल्का दिखाई देता है उन लोगों को ज़्यादा गंभीर जो है समझा जाता है। क्योंकि जहाँ एक और ऐसे बालकों की विशेष पद्धति से पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जा सकता, वहीं दूसरी ओर ऐसे बालक दृष्टि कम होने से सामान्य पुस्तकों को, उन अक्षरों को नहीं पढ़ पाते। मतलब क्या है कि या तो देखिए कम दृष्टि होने के कारण से जो है उसे जो है कि एक प्रकार से अंधा ना होने के कारण, कम दृष्टि होने के कारण उसे जो है कि ब्रेल लिपि या दूसरे माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जब दूसरा देखा जाता है कि इसे जो है कि सामान्य बालकों की तरह कक्षा में रखा जाए, तो वहाँ पर ये जो है किताबों को ठीक से नहीं पढ़ पाएगा। मतलब दोनों जगह में इसकी जो है कि मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से यहाँ पर बोला कि उसे और ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि जहाँ एक और ऐसे बालकों को विशेष पद्धति द्वारा पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जा सकता, वहीं दूसरी ओर ऐसे बालकों की दृष्टि कम होने से सामान्य पुस्तकों, उन अक्षरों को नहीं
पाते हैं, जिसके आकार छोटे होते हैं, जिसके आकार जो है छोटे होते हैं उसका वो नहीं पढ़ पाता है। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, भाषा दोष से ग्रसित बालक। कुछ ऐसे भी बालक होते हैं जो भाषा दोष होते हैं। अब भाषा दोष किस प्रकार होते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं, समझते हैं, प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाषा दोष से ग्रसित बालक के कई वर्गों में रखा जा सकता है। इसे जो है कि भाषा दोष वाले बालकों को कई वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे गूंगे बालक, गूंगे बालक मतलब जो नहीं बोल पाता उसे गूंगे बालक। उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक, कुछ ऐसे बालक होते बोल तो पाते लेकिन उच्चारण सही सही नहीं कर पाते। आवाज संबंधी दोष वाले बालक, प्रवाहित संबंधी दोष वाले बालक व व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक। यहाँ पर कई प्रकार के मतलब भागों में इसे जो है बांटा जा सकता है। भाषा संबंधी रोग से ग्रसित दोष बालकों की शैक्षणिक उपलब्धियों एवं सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। मतलब जो आवाज नहीं करने के कारण, बोल नहीं पाने के कारण या फिर सही से उच्चारण ना करने के कारण से जो है कि यहाँ पर भी जो है कि एक प्रकार की समस्या से सामना करना पड़ता है। ऐसे बालकों में स्कूल में संयोजन संबंधी कठिनाई होती है। गूंगे बालक चाहकर भी अपनी इच्छा को अर्थपूर्ण, मतलब एक गूंगा बालक जो है यदि वह कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो जो है कि गूंगा है, इसके कारण से वो कुछ बोल नहीं सकता है। ये भी एक जो है कि प्रॉब्लम है, एक समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या है। भाषा के रूप में अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। एक गूंगा बालक जो है कि भाषा के रूप में वो क्या बोलना चाहता है, क्या समझता है, वो जो है कि नहीं बोल पाता। उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक शब्दों का गलत ढंग से उच्चारण करते हैं। जैसे कुछ ऐसे बालक होते हैं जो शब्दों का जो है गलत उच्चारण करते हैं। जैसे चोटी को रोटी कहना, जैसे चोटी को रोटी कह देता है, ये गलत हो गया। जैसे चोटी है तो चोटी को रोटी कह देता है, तो ये गलत उच्चारण हो गया। चाल को छाल कहना आदि। आवाज संबंधी दोष वाले बालक का नाक में बोलते हैं, मतलब नाक का उपयोग में आ जाता है, नाक से बोलते हैं, मतलब एक प्रकार से नाक से ज़्यादा आवाज़ निकलता है, या उसकी आवाज़ कर्कश होती है, या तो फिर उसकी आवाज़ जो है कर्कश होती है। प्रवाही संबंधी दोष वाले बालक बोलने में हकलाते हैं। कुछ ऐसे बालक होते हैं जो हकलाते हैं, आप लोग तो समझते होंगे हकलाते मतलब बोलते बोलते रुक रुक के बोलना, उसे हलकलाना मतलब हक क्या कहते हैं उसको, प्रभावित हकलाना कहते हैं, उसको हकलाते हैं। जबकि व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक कुछ ज़्यादा, देखिए यहाँ पर देखिए जो व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक है, जो व्याख्यान खेलने वाले हैं, वो बालक कुछ खास शब्दों का बोलने में कठिनाई होती है। मतलब जो व्याख्यान संबंधी बालक कुछ ऐसे हैं जिसमें जो है कुछ खास शब्दों में उसे जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, बहुत ज़्यादा समस्या आता है। अब हम लोग आगे देखते हैं श्रवण संबंधी, मतलब सुनने वाले, जो सुनने में भी बहुत सारे दोष है। कुछ ऐसे बालक होते हैं जो सुन नहीं पाता, जो बहरापन का जो शिकार होते हैं। देखते हैं क्या होता है इसके आगे, इसको भी हम लोग समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। स्वर्ण संबंधी दोष ग्रसित बालकों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पूर्ण बहरापन, मतलब पूरी तरह से सुन नहीं पाना, उसे जो है बहरापन कह सकते हैं। जैसे अभी हम लोग गूंगे के बारे में पढ़ें तो उसी तरह से बहरापन है ना। पूर्ण बहरापन से ग्रसित बालक एवं आंशिक बहरापन से ग्रसित बालक, एक ऐसा बालक है जो कुछ कुछ सुन पाता है और एक ऐसा बालक है जो पूरी तरह से सुन नहीं पाता। इसे दो वर्गों में बांट दिया गया। पूर्ण बहरापन से ग्रसित बालक विशेष प्रवर्तन के प्रयोग के बाद भी कुछ नहीं सुन पाते, मतलब कुछ भी ट्राई कर लीजिए वो जो है सुन नहीं पाता है। दूसरों की भाषा नहीं समझ पाते और भाषा भी जो है कि समझ नहीं पाते। जबकि आंशिक बहरेपन से ग्रसित बालक का प्रवर्धन का प्रयोग करके दूसरों की बोली को समझ लेते हैं, और जो थोड़ा थोड़ा सुन पाते हैं वो जो है कि किसी तरह जो है कि सीख जाते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, या यदि उसमें ऊंचे स्वर से बोला जाए तो वे सुन लेते हैं। या तो फिर जो है कि जो थोड़ा थोड़ा सुन पाते हैं और उसको जो बोलना है और यदि उसको सुनाना है तो या तो हम लोग धीरे धीरे बोलेंगे तो शायद नहीं सुन पाएगा, लेकिन चिल्ला के बोलना या जोर से बोलने से जो है कुछ जो कम बहरापन वाला है और सुन लेता है। अब यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है, तो अभ्यास प्रश्न में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्या है, 13वां प्रश्न है ना। तो यहाँ पर जो है क्या देखते हैं, हमारे समाज में बालिका एवं बालक की बाल अवस्था का प्रत्यय एक समान है। मतलब यहाँ पर सत्य और असत्य बोला गया, तो एक समान नहीं है। अभी तो हम लोग पढ़े तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा कि दोनों का जो भेद तो किया जाता है, भले एक घर में किया जाए या 10 घर में किया जाए या किसी घर में किया जाए, भेद होता है ना। तो भेद क्या ही जाता है। मानसिक रूप से मंद बालकों में सामान्य बालकों की तुलना में बौद्धिक क्षमता कम होती है। तो यहाँ पर जो है कि ये बात बिल्कुल सही है। जो मानसिक रूप से मंद बालक हैं उसमें जो है कि क्या होगा, सामान्य बालक से कम ही बौद्धिकता होगा, तो उसमें जो है कि सत्य हो जाएगा। श्रवण संबंधी दोष से ग्रसित बालकों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। अभी हम लोग
तुरंत पढ़े हैं। कितना पढ़े? यहाँ पर जो थोड़ा सा पीछे करके हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए 2 वर्गों में रखा गया और यहाँ पर कहता है 3 वर्गों में। जो स्वर्ण संबंधी मतलब सुनने वाला बालक जो बहरेपन का जो शिकार हो जाते हैं उसे कितने वर्गों में रखा गया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, लेकिन हम लोग कितने पढ़े? 2। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा असत्य। देखिए 15वां नंबर जो है ये असत्य हो जाएगा कि नहीं, 2 वर्गों में बांटा गया है। अब देखिए विभिन्न राजनीतिक वास्तविकताओं के द्वारा निर्मित बाल अवस्था का परतें। हमारे देश में बालक एवं बाल अवस्था में केंद्र में रखते हुए अनेक राजनीतिक कदम उठाए गए हैं। भारतीय कानून एवं पॉलिसी लिखा हुआ, प्लासी पढ़ दिया, सॉरी, पॉलिसी के अनुसार बाल अवस्था के विभिन्न परिभाषाएं दी गई है। वर्तमान में विभिन्न कानून एवं पॉलिसी के अनुसार बाल अवस्था की उम्र सीमा 14 वर्ष से 18 वर्ष से कम तो किसी कानून या पॉलिसी के अनुसार 21 वर्ष तक कम है। अतः बाल अवस्था के प्रत्येक स्पष्टीकरण हेतु नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रंस 2013 के अनुसार, ये जो है कि बच्चों के लिए जो निकाला गया है, ये 2013 के अनुसार बाल अवस्था की जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के साथ समानता लाने के लिए भारत सरकार को अपने विभिन्न कानूनों में मतलब क्या है कि एक प्रकार से बदलाव किया, संशोधन किया। अपने कानूनों में जो है कि बहुत प्रकार से संशोधन किया गया है। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक कहलाता है। मतलब जो भी 18 वर्ष से कम एज का जो भी बच्चा है, जो मैंने पहले ही कहा कि कानून के अनुसार जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम है उसे जो है बालक के रूप में माना जाता है, उसे बालक कहा जाता है। बाल अवस्था जीवन महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके अपने मूल्य है तथा इन अवस्थाओं में बालक के संपूर्ण तथा सामंजस्यपूर्ण विकास एवं सुरक्षा के लिए बहुक्षेत्रीय समेकित एवं समावित उपांग की आवश्यकता होती है। हमारे देश में बालक एवं बाल अवस्था में संबंधित कई कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधान हैं। विभिन्न कानूनों के अंतर्गत बालक को विभिन्न आयु सीमा के अनुसार परिभाषित किया गया है। द चाइल्ड लेबर, देखिए यहाँ पर लिखा है चाइल्ड लेबर, मतलब चाइल्ड लेबर तो समझ ही रहे होंगे, है ना, किसमें कानून बनाया गया कि कोई बच्चों को जो खटाया नहीं जा सकता है, बाल मजदूरी नहीं किया जा सकता। प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी ना की हो बालक कहलाता है, उसमें जो है बालक कहलाता है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अनुसार कोई भी वह व्यक्ति पुरुष जिसने 21 वर्ष की आयु व महिला जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो वह बालक कहलाता है। तो यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा एक सुधार करना जरूरी है, क्योंकि अब जो है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है बच्चों में जो है क्या किया गया है, 21 वर्ष का जो पुरुष है उसे शादी योग्य माना जाता है और लड़कियों को भी जो है समान एज में जो है लाया गया है। 21 वर्ष में जो है लड़कियों को भी जो है कि अब से क्या माना जाएगा कि वो शादी योग्य है, मतलब उसको भी जो है कि बढ़ा दिया गया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर असमानताएं थी, जैसे लड़का जो है कि 21 वर्ष में जो है उसे जो माना जाता था कि शादी योग्य है, वहीं पर लड़कियों को माना जाता था कि 18 वर्ष में शादी योग्य है। जो एक असमानताएं थी, यहाँ पर इस असमानताएं को समानता में बदलने का काम जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और अब जो है लड़कियों का एज जो है 21 वर्ष में ही शादी योग्य मानी जाएगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा सुधार करना होगा मैरिज एक्ट में। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, 2006 एवं 2010 में संशोधित किया गया है और इसके अनुसार वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो वो बालक कहलाता है। जो भी 18 वर्ष को पूरा नहीं किया वो सारे जो हैं बालक कहलाएगा। श्रम कानून के अंतर्गत फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार 14 वर्ष के कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक कहलाता है। मतलब जो भी बच्चा मतलब कौन सा, श्रम कानून के अंतर्गत फैक्ट्री एक्ट जो है उसके अनुसार, श्रम कानून के अंतर्गत फैक्ट्री एक्ट, जो फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चे हैं मतलब लोग हैं, उसमें भी एक जो है कि थ्योरी दिया जाता है, उसमें भी एक जो है कि नियम बनाया जाता है। तो उस नियम के अनुसार जो है 1948 में बनाया गया था फैक्ट्री एक्ट। तो उसके अनुसार से जो भी बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र है या 14 वर्ष तक है तो उसे बालक कहा जाएगा और वो जो है काम उसे यदि किया जाए तो ये गैर कानूनी होगा, उसे जो काम नहीं कराया जा सकता है। 14 वर्ष की कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक कहलाता था। इस एक्ट के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। मतलब किसी फैक्ट्री में 14 वर्ष से कम वाला उम्र का बच्चा काम नहीं कर सकता है। भारतीय पेनल कोड ने अपने
फौजदारी कानून में कहा है कि किसी भी बालक के द्वारा 7 वर्ष तक की आयु तक किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं है। मतलब 7 साल तक वो जो किसी प्रकार से यदि कोई कुछ भी करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता है। ये जो है भारतीय पेनल कोड में कहा गया। अतः 7 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब 7 वर्ष का जो बच्चा, उसे किसी प्रकार का जो है प्रावधान नहीं किया गया दंड का। 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बीच के बालकों द्वारा किए गए कृत्य मतलब कि जो कार्य किया जाता है के लिए दंड का प्रावधान है। मतलब 7 वर्ष से ऊपर के जो बालक है उसे दंड दिया जा सकता है, लेकिन 7 वर्ष के नीचे के जो बच्चे जो किसी प्रकार का कुछ करें तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता। यदि यह साबित किया जा सके कि बालक को इस एक्ट के परिमाणों की समझ भारतीय संविधान में बालकों के लिए नियम प्रदान किए गए। यहाँ पर जो है बालकों के लिए जो है एक प्रकार से नियम जो बनाया गया है, यहाँ पर संविधान में दिया गया है, उसको यहाँ पर वर्णन किया गया, यहाँ पर व्याख्यान किया गया है, यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया, यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। तो देखते हैं अनुच्छेद 23 अनुच्छेद को इसको इंग्लिश में आर्टिकल भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 23 मानव और दुर्व्यापार तथा बाल श्रम को प्रतिरोध। मतलब इसमें जो एक प्रकार से वही बात जो पहले है आना कि एक प्रकार से जो है मानव और दुर्व्यवहार तथा बाल श्रम को एक प्रकार से रोकने का काम। अनुच्छेद 24 में किसी फैक्ट्री में बालक का नियोजन मतलब किसी प्रकार से फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 45 में प्रारंभ में भारत के संविधान में यह घोषणा की गई है कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की काल अवधि में के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। मतलब जो भी 14 वर्ष का जो बच्चा है, 14 वर्ष से नीचे का जितना भी बच्चा है, उसे सभी को जो निःशुल्क मतलब 1 रुपया लिए बिना ही शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। और तभी से राज्यों ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था प्रयास शुरू कर दिया है। 2002 में 86 संविधान संशोधन किया गया तथा इस संशोधन के द्वारा संविधान एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया और उस अनुच्छेद को जो जोड़ा गया उसका नाम था 21 का, उसे क के नाम से जाना जाता है। और इसमें कहा गया कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें वो बंद करेगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 45 की घोषणा मतलब क्या है कि जो आप समझिए कि मतलब जो बच्चा है कि 6 वर्ष का जो भी बच्चा है और 14 वर्ष तक का जो बीच का जो बच्चा है उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना जो है राज्य का जो है काम है और वो देगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान लिखा हुआ हर जगह में, हर स्कूल में। और वहाँ पर जो है कि छोटे छोटे बच्चों को जो है मतलब 6 क्लास से लेकर 6 क्लास नहीं 6 साल का बच्चा से लेकर 14 साल का बच्चा को जो निःशुल्क शिक्षा है, मतलब निःशुल्क, पूरी तरह से निःशुल्क, 1 रुपया भी लेन देन नहीं प्रतिस्थापित की गई है। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने का प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। मतलब हर प्रकार का जो राज्य भारत देश में जितने भी राज्य हैं वो इस प्रकार के प्रयास जो है करेंगे। 86वें संविधान संशोधन में ही संविधान के भाग 4 क में एक नया मूल कर्तव्य 51 ट जोड़ा गया। माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बालक के लिए शिक्षा अवसर प्रदान करेंगे। मतलब यहाँ पर यह कहा गया कि जो माता पिता है वो अपने बच्चों को जो है कि ये अवसर देंगे, नहीं तो वो काम करने के लिए फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं भेज सकते हैं। वर्ष 2009 में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत पर लागू हो गया। मतलब जो पास किया गया 2009 में वो जो है कि 2010 में पूरे भारत में लागू हो जाता है। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को कक्षा 1 से लेकर 8 तक की निःशुल्क शिक्षा, मतलब क्या है कि शुरुआती जो कक्षा 1 का है 1 से लेकर 8वां कक्षा तक 8 क्लास तक जो है कि पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाएगा। उसके आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 46 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों विशेष
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से उसका संरक्षण करेगा। ये पर यह जो है आर्टिकल 46 है, उसमें जो है कि जो राज्य के जो कमजोर हैं, और कमजोर माना गया है दो चीज को, जिसमें से एक अनुसूचित और एक मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है उनके अनुसार देखिए राज्य जनता के कमजोर वर्ग विशेषता, यहाँ पर ध्यान एक पर मतलब पॉइंट करके लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को जो है कि विशेष ध्यान रखने का प्रयास किया जाएगा। जैसे हम लोग यदि इंग्लिश में कहते हैं एससी और एसटी के जो बच्चे हैं उन्हें जो विशेष ध्यान देने का जरूरत है, तो यहाँ पर ये बताया गया। अब हम लोग यहाँ पर अभ्यास प्रश्न, तुरंत ही अभ्यास प्रश्न के और हम लोग जो है कि आगे हैं। तो यहाँ पर हम लोग का 16वां नंबर जो है 16वां नंबर का जो प्रश्न आ जाता है, वर्ष 2010 में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया, सत्य यह है या असत्य है? तो ये आपको जो है कि करना है। और उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर 18वां और 19वां और 20वां क्वेश्चन जो है जिसे हम लोग को यहाँ पर करना है। और यहाँ पर अब हम लोग जो है कि 1.5 सारांश में आ जाते हैं। सारांश मतलब क्या हम लोगों ने सीखा पढ़ने के बाद, इसके बाद यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर का जो है समाप्ति की हो जाएगी और आगे चैप्टर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इस इकाई में आपने जन्म, शैशवा अवस्था एवं बाल्य अवस्था के विषय में अध्ययन किया, जिसमें जन्म, शैशवावस्था, बाल्य अवस्था एवं बाल अवस्था के उप अवस्थाओं को, मतलब जो हम लोग पढ़े थे ना उत्तर बाल अवस्था और प्रारंभिक बाल अवस्था थी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उप बाल अवस्था की उप अवस्था। इसलिए है उप अवस्था मतलब प्रारंभिक और उत्तर बाल अवस्था, ये जो है उप व्यवस्था थी। प्रारंभिक बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था में होने वाले विभिन्न विकासों का वर्णन किया। बाल अवस्था के प्रत्यय को बताते हुए विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक वास्तविकताओं के द्वारा निर्मित बाल अवस्था में भिन्न प्रत्ययों पर प्रकाश डाला गया। जैसा कि आपने देखा कि शैशवावस्था बालक के निर्माण का काल है, मतलब जो शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से लेकर 2 वर्ष, तो वो जो है निर्माण का काल कहा जाता है। या अवस्था कि वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इस अवस्था में बालक की जितना अधिक निरीक्षण एवं निर्देशन किया जाता है, बालक का विकास और उनके जीवन का विकास उतना ही उत्तम होगा। मतलब शैशवावस्था में यदि आप पेरेंट्स यदि हैं, बच्चे के पेरेंट्स लोग यदि ध्यान अच्छा दें तो वो जो बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा, बच्चा जो आगे जाकर बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा। शैक्षणिक दृष्टि से बाल अवस्था भी जीवन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में बालक जिन व्यक्ति सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी व्यवहार एवं आदतों का निर्माण कर लेता है, उनको रूपांतरित कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है। इस दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों पर बालकों का निर्माण करने का बड़ा उत्तरदायित्व होता है। मतलब जो नीचे क्लास को पढ़ाते हैं 1 से लेकर 8 तक, उसके पास एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है बच्चे का चरित्र निर्माण करने का, बच्चे का विकास करने का, बच्चे को आगे बढ़ाने का। मतलब शिक्षकों के हाथ में देश की जो है कि आधारभूत इकाई जो है ना, जो बच्चा है वो मिला हुआ है कि सबसे अच्छा, मतलब या तो उस समय बच्चा को जो है कि आप गलत रास्ते की ओर ले जा सकते हैं, या तो फिर उस समय जो आप बच्चे को जो है एक श्रेष्ठता की ओर जो है पहुंचा सकते हैं। यही एज जो है कि बच्चे के सीखने का सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर शब्दावली दिया गया शैशवावस्था से, आप क्या समझते हैं? शैशवावस्था का जो हम लोग बार बार पढ़े, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। या अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। मतलब क्या है? जो शैशवावस्था जो होता है ना, वो बालक का जैसे जन्म, ये बार बार हम लोग कितना पढ़ेंगे, एक ही चीज तो है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक शैशवावस्था। बाल अवस्था क्या? बाल अवस्था जो है क्या होता है? बाल अवस्था जो 2 वर्ष के से 11 वर्ष का जो उम्र होती है उसे बाल्य अवस्था कहा जाता है। बाल अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, एक है प्रारंभिक बाल अवस्था और दूसरा है उत्तर बाल अवस्था। तो यहाँ पर 2 चीज हो गया क्लियर। अब यहाँ पर प्रारंभिक बाल अवस्था कहाँ से होती है? प्रारंभिक बाल अवस्था जो होती है आपका 2 से 6 वर्ष तक होता है, 6 से जो 11 वर्ष है उसे जो है कि उत्तर बाल अवस्था कहते हैं। अब जो है यहाँ पर हम लोग जो है कि 1.7 अभ्यास के प्रश्न के उत्तर 5 निर्माण काल, किशोरावस्था, लेटिन 203, ये जो है कि सब जो है आंसर है। यदि आप लोग यदि करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, देख देख के यहाँ पर सब हम जो है कि छोड़ देते हैं। अब
इसके बाद जो है कि आपका जो है ये सत्य साहित्य संदर्भ ग्रंथि है ना, कहाँ से जो है ये सारा चीज़ लिया गया है, ये सब है ना। यहाँ पर जो है निबंधात्मक मतलब निबंध की तरह जो प्रश्न है वो चीज़ देख लेते हैं। इसको भी प्रश्न है 1 नंबर का देखते हैं। शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए तथा इस काल में होने वाले विभिन्न विकासों का वर्णन कीजिए। तो ये जो एक निबंध की तरह जो आपको लिखना है, जो लिख सकते हैं। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, इस कथन को स्पष्टीकरण कीजिए और इस काल में होने वाले विभिन्न विकासों का वर्णन कीजिए। तो ये जो है आपको करना है। 2 क्वेश्चन थे यहाँ पर। अब हम लोग जो है कि इकाई 3 में चल जाएंगे। 2 जो है कि यहाँ पर जोड़ा नहीं गया था, जिसके कारण से हम लोग जो है कि 1 के बाद सीधे 3 में चल जाएंगे। और 3 जो है कि हम लोग को पढ़ेंगे कल, आज नहीं कल। तो यहाँ पर आप लोग को विशेष तौर पर धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़िए, पूरा वीडियो को देखिए, समझिए और फिर बताइए आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।